हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की कुछ वीडियो देखी, कुछ पॉलिटी की देखी और उसी के क्रम में जो है हम लोग जो है एस्टेट को ध्यान में रखते हुए और एलटी ग्रेड को ध्यान में रखते हुए जीके के कुछ क्वेश्चन यानी कि कुछ संविधान से उठाए गए क्वेश्चन मैं ला रही हूँ, जो कि वन लाइनर टाइप होंगे और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कई एग्ज़ामों में यस्टेट सुपरटेट और जो है इसके अलावा एलटी ग्रेड के अलावा कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर होगा 12 सदस्य। और राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, आपको पता होगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो ये जो है 2 सदस्य जो कि एंग्लो इंडियन होंगे उनको मनोनीत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल होती है। आगे देखेंगे, जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो ये 62 वर्ष होती है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय बड़ा होता है इसलिए यहाँ पे 65 वर्ष, उच्च न्यायालय छोटा होता है इसलिए यहाँ पे 62 वर्ष। इसको कोरिलेट करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन से अनुच्छेद शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में वर्णित है? किस अनुच्छेद में शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का? तो ये अनुच्छेद 149 और 50 है। संघ से संबंधित कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ही बात हो रही है। किस अनुच्छेद में कौन सी अनुच्छेद रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है? तो कैग की कौन सी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 151 में है। आगे देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 25 जनवरी 1950 को की गई है। 25 जनवरी 1950 को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सब लोग जानते हैं, एस राधाकृष्णन हैं पहले उपराष्ट्रपति भारत के। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी हैं। पहली महिला न्यायाधीश की बात होती है। जबकि यदि क्वेश्चन पूछे सर्वोच्च न्यायालय में पहली मुख्य महिला न्यायाधीश, जो अभी तक बनी ही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है और पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी है। किस वर्ष में जो है पहला लोकसभा चुनाव हुआ था? किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में, 1952 ईस्वी में। आगे जो है इतिहास के कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं हम लोग। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आप सब जानते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? किसके दूत के रूप में मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के? तो सेल्यूकस के। मेगास्थनीज ने किसके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये सेल्यूकस के रूप में। आगे देखेंगे, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आगे देखेंगे, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो जैन धर्म को ग्रहण करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था।
आगे, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। पतंजलि किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ये नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। पतंजलि किसके दरबार में आए थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आए थे पतंजलि। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आप जानते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश ही है, तो इसलिए यहाँ पे सूर्य सबसे पहले निकलता है। आगे, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है, इंदिरा गांधी थी। 1971 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। आगे चलते हैं। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में आता है। जून के प्रथम सप्ताह में ही आ जाता है। जून के प्रथम सप्ताह में ही आ जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? तो ये बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। आगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था मानव भेजने वाला प्रथम देश। आगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? तो ये चाइना ने किया था, चीन ने किया था। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। आगे, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के लिए किया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मानसीन में होती है। मानसीन कहाँ है? मेघालय में है। इसके पहले मेघालय के ही एक स्थान चेरापूंजी को माना जाता था, अब मानसीन को माना जाता है। आगे, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? कहाँ और कब हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था और सन 1919 में हुआ था। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह होता है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो ये रेडक्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ जो है अपना सांस लेती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन जो है ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं कि गलत हो जाते हैं। तो गलफड़ों से जो है मछलियाँ अपना सांस लेती हैं। भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल कौन है? तो ये सरोजनी नायडू जी हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। सर्व रक्तदाता समूह कौन सा है? तो सर्व रक्तदाता समूह ओ होता है, ओ ग्रुप का। सर्वग्राही समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही जो है ए बी होता है। RH फैक्टर किससे संबंधित होता है? तो RH फैक्टर रक्त से ही संबंधित होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता माने जाते हैं। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, किडनी रक्त को शुद्ध करता है। वृक्क का भार कितना है? तो ये किडनी का भार 150 ग्राम का होता है एक किडनी, जिसे वृक्क कहा जाता है। रक्त एक विलयन है, किस प्रकार का विलयन है? तो ये जो है क्षारीय विलयन होता है और इसका जो है pH मान
आई थिंक 7.4 होता है। रक्त, अच्छा ये दिया तो है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये नीचे दिया हुआ है, हमने देखा नहीं था, सॉरी दोस्तों। तो आगे, हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण में कौन रखता है? तो ये इसे कहा जाता है, हमारे ही शरीर का एक अंग पेस मेकर होता है जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित रखता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा कहलाती है, शिरा। शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर, ध्यान रखिएगा इस बात को, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा कहलाती है। और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है धमनी। आगे, जराविका सेवन क्या होता है? जराविक सेवन क्या होता है? तो ये कृत्रिम हृदय होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। रक्त में जो एचबी होता है वही ऑक्सीजन का परिवहन हमारे पूरे शरीर में करता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है, जो कि मध्य कर्ण में होती है। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कहाँ होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जो कि जंघाओं में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? तो सर्टोरियस होती है सबसे लंबी पेशी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो ये भी यकृत में ही पाया जाता है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता मीन्स मतलब यदि शरीर के अंग में कोई चोट का लग जाना तो उसका जो है अपने आप से फिर से उसको वो सही हो जाना, जल्दी सही होनी। जैसे सर में जब चोट लग जाता है तो वो बहुत देर से ठीक होता है, धीरे धीरे ठीक होता है। जबकि हमारे यकृत में कोई भी दिक्कत होती है तो वो छोटी मोटी दिक्कतों को अपने आप ही इस पुनरुद्भवन की क्षमता के द्वारा वो सही कर लेता है। तो यही होती है पुनरुद्भवन की क्षमता। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग दांत के ऊपर लगा हुआ इनेमल होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का क्या होती है? तो पैरोटिड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि। आगे देखते हैं, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी क्या होती है? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी का नाम लिम्फोसाइड होता है, लिम्फोसाइड। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट कहलाती है। सबसे बड़ा शिरा इन्फीरियर होता है। सबसे बड़ा जो शिरा होता है उसे इन्फीरियर कहा जाता है। आगे देखेंगे, मांडा किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है मांडा। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर स्थित है? रोपण की बात हो रही है, जो कि हड़प्पा के समय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो इस सतलज नदी पर स्थित है रोपण, इसको ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर रोपण है। मांडा जो है चिनाब नदी पर स्थित है। आगे, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं, मोहनजोदड़ो में कुआं के अवशेष मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जौ एवं गेहूं सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलों में से एक थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? सन जॉन मार्शल ने कराया था। सन जॉन मार्शल ने करवाया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी? तो मोहरें जो है सेल खड़ी से बनी होती थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो नामक स्थान। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था।
अद्वितीय कौन है? शंकर जी हैं। शंकर शिव को माना जाता है अद्वितीय। इस प्रकार इसको रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत ये भी शंकराचार्य ने रामानुजम ने दिया था। विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत रामानुजम ने दिया था। द्वैतावाद यानी कि दो राम हैं और उनके अनुज हैं, राम और लक्ष्मण। ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं। दो कौन थे? राम और लक्ष्मण दो थे जो कि वन में गए हुए थे। तो विशिष्ट, ये दोनों विशिष्ट थे। तो विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत रामानुज ने दिया था। और शंकराचार्य ने क्या दिया था? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गया बिहार में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति इनको। आगे देखेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सारनाथ स्थान है जहाँ पे उन्होंने सबसे पहला जो है उपदेश दिया था। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशवान। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाशवान होता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इन्होंने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। जातक की कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जातक की कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थकर हुए थे। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था? पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में 1661 ईस्वी में दिया था। पुर्तगालियों ने अंग्रेज को बम्बई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था? तो 1661 ईस्वी में दिया था। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे चलेंगे। भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली ही थे जो सबसे पहले आए और सबसे बाद जो है गोवा से भगाए गए, निकाले गए। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पुर्तगाली समाज का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है, अल्बुकर्क को। किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ? तो ये हुआ था जो है सिराजुद्दौला के समय। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी ही उठाएगी, उसी से तो युद्ध हो रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन माना जाता है? तो बंगाल को सर्वाधिक संपन्न राज्य माना जाता है। बंगाल जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सबसे अधिक संपन्न राज्य था बंगाल। इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की? तो इजारेदारी प्रथा मुर्शीद कुली खां ने जो है शुरू की थी। इजारेदारी प्रथा, इसको ध्यान रखिएगा। इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की? मुर्शीद कुली खां के द्वारा शुरू की गई थी। खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया? खेती के लिए किसानों को अग्रिम ऋण तकाबी ऋण देना शुरू किया और इसको जो है तकाबी ऋण कहा जाता है। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? बंगाल को भारत का स्वर्ग अलीवर्दी खां के समय में कहा जाने लगा था। किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में सरकारी खजाने को ट्रांसफ़र कर दिया था। किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की थी?
तो प्रत्येक जिले में वारेन हेस्टिंग ने दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी प्रत्येक जिले में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद तो सबसे पहले कोलकाता में हुआ था। आप सब लोग जानते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है की गई। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया था? तो किस गवर्नर जनरल द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में चलाया गया, बाद में इसे दोष मुक्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तो ये टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था और कब किया था? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1793 ईस्वी, को भी ध्यान में रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की? तो भ्रमण करने वाली अदालत। बंगाल में 3 और बिहार में 1 जो है अदालत की शुरुआत की थी। तो बंगाल में 3 न्यायालयों की शुरुआत की गई। आगे ये मार्च के जो है कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। हाल ही में अर्थ आवर डे कब मनाया गया? तो हाल में अर्थ आवर डे मनाया गया 27 मार्च को। फिच रेटिंग 2021-22 में भारत का, ये मार्च 2021 का है दोस्तों। ये इसको देख लेते हैं, देख लें कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास। कुछ ही क्वेश्चन हैं तो इनको देख लेते हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन। तो अर्थ आवर डे की बात है तो ये तो आता ही आता है डे। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। फिच रेटिंग में 2021-22 में भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? फिच रेटिंग के अनुसार तो ये भारत का जो है जीडीपी 12.8% रहने वाला है। आगे देखेंगे हाल ही में विश्व रंगमंचन दिवस कब मनाया गया? तो 27 मार्च को विश्व रंगमंचन दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की तो उत्तर प्रदेश ने सस्ती किराए की आवास योजना शुरू की है। आगे पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया? तो रोहतास जो है खिलेरी और अनु यादव किलिमंजारो पर रुकने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो ये तजाकिस्तान की जो है 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे जयशंकर विदेश मंत्री। आगे प्रधानमंत्री ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो किस देश के युवा के लिए? तो बांग्लादेश के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल ने किस शहर को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की घोषणा की है? किस शहर को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की घोषणा की है? तो कानपुर और वाराणसी को। हाल ही में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया जो है दिल्ली के अंदर। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन दिल्ली के अंदर किया गया। आगे देखेंगे किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया? शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया।
पाकिस्तान के द्वारा। आगे इतिहास के कुछ प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञान वेद शब्द का अर्थ होता है। मैगस्थनीज किसका दूत था? तो ये मैगस्थनीज जो सेल्यूकस का दूत था। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है, सेल्यूकस था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचनाकार हैं। महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है? पल्लवों के द्वारा। महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है? तो ये पल्लवों का द्वारा संरक्षित है। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम है? तो कांची। पल्लवों की राजधानी का नाम कांची। आगे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट का मंदिर। आगे चलते हैं। न्याय दर्शन के लेखक कौन हैं? तो न्याय दर्शन के लेखक हैं गौतम। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो सिंध का बाग या मुर्दों का टीला किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्पियम। संगम ग्रंथ में रचित प्रसिद्ध तैल व्याकरण ग्रंथ कौन है? तोलकाप्पियम है। महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला विदेश यात्री कौन था? महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला भारत का विदेश मंत्री कौन था? तो ये अलबरूनी थे। दिल्ली सल्तनत के किस काल ने अपनी आत्मकथा थी? तो फिरोज शाह तुगलक की अपनी आत्मकथा थी। फिरोज शाह तुगलक की। दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा दी थी? तो ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। किस राज्य को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई? तो कांची के पल्लव वंश को। कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके चोल राजवंश की स्थापना हुई। अब आगे देखेंगे विभिन्न एग्जामों में पूछे गए और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन प्रश्न उत्तर हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो कोलकाता को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं भारत का पेरिस। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को। मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो मदुरै को त्योहारों का नगर कहते हैं। धान की डलिया किसे कहते हैं? तो धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की डलिया। फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? तो संतरों की राजधानी नागपुर को कहा जाता है। संतरों की राजधानी। आगे रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है?
रेफ्रिजरेटर में कुछ साइंस के क्वेश्चन आ गए। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रेयान होती है। और हीटर के तार में कौन किस चीज़ से बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम से बने होते हैं हीटर के तार। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ये नाम था इनका दादा साहब फाल्के। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली असम के किस राज्य में स्थित है? तो असम के पातालपुरी में स्थित है माजुली द्वीप। आगे, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को किया जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे, भारतीय संविधान, सॉरी दोस्तों, हम लोग लग रहा है आगे चले गए, कोई बात नहीं, फिर से जो है उस वाले पेज पे आते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पीटी उषा को। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का स्वतंत्रता के बाद। आगे, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आगे, पृथ्वी का कुछ सामान्य अध्ययन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है हमारी पृथ्वी। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का स्थान है 5वां। पृथ्वी का स्थान है 5वां। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। इसी तरह का इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में 23 घंटे